दोबारा बताओ बेटा, आपकी आवाज नहीं आई, क्या कह रही हो? बेटा मेरे पास तो जिसकी भी रिक्वेस्ट आएगी मैं एडमिट कर लूंगा। राहुल, चलिए गुड मॉर्निंग अगेन आप सभी को। और आज हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। यूनिट 2 एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें से काफी वेटेज रहता है एग्जाम का, क्योंकि यहाँ कंडीशन और वारंटी के बारे में हमें जिक्र करना है। अब कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, प्लीज बड़े ध्यान से सुनेगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट 2 के अंदर सर आप क्या समझाने वाले हो? बेटा हम यहाँ सारी बात स्टिपुलेशन की करेंगे। स्टिपुलेशन, हम स्टिपुलेशन को कह सकते हैं एक शर्त, एक दावा, एक वादा। स्टिपुलेशन सर, स्टिपुलेशन दो टाइप का। स्टिप, जो बच्चा बेटा म्यूट है, सॉरी अनम्यूट है, वो अपने आप को म्यूट करे ताकि क्लास के अंदर 0% डिस्टर्बेंस रहे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट 2 हम कर रहे हैं। यहाँ शर्त की बात हो रही है, वादे की बात हो रही है। शर्त बोलना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टिपुलेशन एज टू टाइम, टाइम किसका? टाइम ऑफ पेमेंट, पैसा देने की बात। और स्टिपुलेशन एज टू टाइम, टाइम किसकी? टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। बड़े ध्यान से समझते चले जाना बेटा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ हो, उसके अंदर पेमेंट करने की जो बात है, पेमेंट करने को एसेंशियल नहीं माना जा सकता, एसेंशियल कंडीशन नहीं है जब तक इसको एक्सप्रेसली एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन ना कर दिया जाए। वी कैन से डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सामान की, पैसा बाद में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अगर पेमेंट की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता है, रिजेक्ट करना चाहता है, तो लोग बोलता है ऐसा नहीं कर सकते जब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली वो चीज ना बोल दी हो। इट मींस वी कैन से भाई मार्केट है, उधार वगैरह चलती है, तो पेमेंट कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं होती कि पेमेंट तुरंत ही चाहिए। हाँ, पेमेंट एसेंशियल कंडीशन बन जाती है कब? अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको एक्सप्रेसली मेंशन कर रखा हो। जब तक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेमेंट को एक्सप्रेसली मेंशन नहीं करेंगे, तब तक पेमेंट को हम एसेंशियल कंडीशन नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ चले जाओ, टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स का टाइमली डिलीवर करना, गुड्स का टाइमली डिलीवर होना एसेंशियल होता है, जरूरी है, एसेंस है। ये एक प्रीजम्पशन है, शर्त की ये प्रीजम्पशन है कि गुड्स को आपको टाइमली डिलीवर करना ही करना पड़ेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में अगर साफ साफ ये लिख रखा है कि डिलीवरी जब मेरा दिल करेगा जब दूंगा, और बायर उस बात पे एग्री है, तो फिर बात अलग बन जाती है। मैंने दो बातें समझाने का प्रयास किया और इन दोनों बातों में एक ही कंक्लूजन था। अगर लॉ में कुछ नहीं लिखा, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी नहीं बता रखा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो पेमेंट जरूरी नहीं माना जाएगा, डिलीवरी जरूरी मानी जाएगी। जब कुछ भी नहीं लिखा होता और जो प्रिज्यूम किया जाता है, जो मान लिया जाता है, उसी को प्रीजम्पशन बोला जाता है। एक होता है एजम्पशन जो बाद में ली जाती है, एक होती है प्रीजम्पशन जिसको पहले से मान लिया जाता है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो पेमेंट की कंडीशन को इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं माना जाएगा, डिलीवरी ऑफ टाइम को एसेंशियल कंडीशन मान लिया जाएगा। तो इन दोनों बातों को मैं अंत करता हूं और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। छोटी सी बात थी मुझे एडवांस में बतानी थी आपको। इसके ऊपर एक केस स्टडी आती है कि टाइम ऑफ पेमेंट ज्यादा जरूरी है या टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स ज्यादा जरूरी है, तो आप हमेशा आंसर देंगे क्या? सर वैसे तो डिलीवरी ऑफ गुड्स ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ और लिखा है और दोनों उस पर सहमति करते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की चलेगी। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो क्या हम आगे चलें? अगर ये बात समझ में आ गई है तो क्या हम आगे चलें? एक बच्चा बोल के बताए बेटा फटाफट। शाबाश। अब आपको ये देखना बेटा, स्टिपुलेशन के दो बच्चे होते हैं। कोई भी, सर ये स्टिपुलेशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आप और डिटेल से बताओ हमें। स्टिपुलेशन के में डिटेल में ले जाओ। लो जी, जब एक सेलर अपना सामान बेचता है, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, जब एक सेलर अपना सामान बेचता है, किसको? बायर को। तो सामान बेचते टाइम वो बहुत सारी बातें बोलता है, बहुत सारी बातें बोलता है। वो बातें या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से रिलेटेड होती हैं, या वो बातें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से रिलेटेड नहीं होती।
मतलब जैसे कोई राजनीति की बात हो रही है, कोई मोहल्ले की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, अगर दुकानदार एवी ऑन द आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहा है तो वो है रिलेटेड ना होना। लेकिन अगर वो कॉन्टेक्ट ऑफ सेल्स के अंदर गुड्स से रिलेटेड ही बात कर रहा है तो उन बातों को बोला जाता है स्टेटमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। स्टेटमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। बड़े ध्यान से फिर से सुनो मैंने क्या बोला बेटा। जब एक दुकानदार अपनी चीजें बेचता है तो वो कस्टमर से कई तरीके की बातें करता है, या तो वो बातें रिलेटेड बातें होती हैं या वो बातें अनरिलेटेड होती हैं। अगर रिलेटेड होती हैं गुड्स के लिए तो वो बातें सेलर के द्वारा स्टेटमेंट या रिप्रेजेंटेशन मान ली जाती हैं, और वो बात कल को वैसी ही नहीं निकली तो फिर बायर के साथ धोखा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप भी जब किला रोड से, रेलवे रोड से कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो बेटा दुकानदार जब आप चीज लेते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी बातें बोलता है। चीज जेन्युइन है, चीज ब्रांडेड है, इसका कलर नहीं जाएगा जी, इसका कलर फेड नहीं होगा। अगर कलर फेड हो जाए ना तो फुल्ली गारंटी है जी, पूरा को पूरा आपका सामान वापस हो जाएगा और आपके पैसे आपको पूरे वापस मिल जाएंगे। ये सामान जी लुधियाना से मंगवाया है, ये सामान जी राजस्थानी चुनरिया है, इस टाइप की बहुत सारी वो बातें करता है। वो बातें क्या कहलाती हैं इंग्लिश में, उनको टेक्निकल क्या बोलते हैं? या तो उनको स्टेटमेंट बोलते हैं, या तो उनको स्टेटमेंट बोलते हैं, या उनको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जी सर, इन स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन को ही लॉ के अंदर टेक्निकली स्टिपुलेशन बोलते हैं। स्टिपुलेशन, जो जो बातें उसने रिलेटेड बोली थी वो उसने वादे किए थे। वो क्या किए थे उसने? वादे। और कल को अगर वो वादे खरे नहीं उतरे, कल को वादे टूटते हैं तो हम डैमेजेस रिकवर करके चलेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं स्टिपुलेशन के दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे का नाम होता है कंडीशन और एक बच्चे का नाम होता है वारंटी। ये किसके बच्चे हैं? स्टिपुलेशन को। और सर स्टिपुलेशन क्या होती है? सेलर के द्वारा दी गई स्टेटमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बेटा स्टिपुलेशन के सारे बच्चे याद करें, दो बच्चे हैं, कंडीशन नाम है, एक का वारंटी नाम है। कंडीशन वो होती है जो, इसके आगे एक वर्ड लिखता हूं, जो एसेंशियल है, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये टूट गई ना, अगर ये टूट गई तो मां कसम मैं कॉन्ट्रैक्ट को ही तोड़ दूंगा। वारंटी, ये एसेंशियल वर्ड है, यहां पे कोलेटरल वर्ड है। ये उतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती जितनी कंडीशन जरूरी होती है, बट ये सहायक है। कोलेटरल की हिंदी क्या होती है बेटा? सहायक। हाँ, अगर कोलेटरल जो चीजें हैं जो बताई थी वो टूट गई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकता, मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। हिंदी में समझना, एक सेलर ने बायर को गुड्स बेचते टाइम बहुत सारी बातें बताई, कुछ गारंटी दी, कुछ वारंटी दी। अगर कल को वो टूटती हैं, जो चीज टूटी है, इसको टूटने को बेटा आपको बोलता है ब्रेच। ब्रेच, जो ब्रीच हुआ है या ब्रेच हुआ है, या तो वो कंडीशन टूटी होगी या वो वारंटी टूटी होगी। अब सारे बच्चे रटे एक बात को, अगर कंडीशन टूटी है, जिस पर्पज के लिए मैंने चीज ली थी वही कंडीशन टूट गई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को ही तोड़ डालूंगा, मैं किसको? कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर डालूंगा। लेकिन अगर वारंटी टूटी है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, मैं डैमेज की रिकवरी कर सकता हूं। अब इसको एग्जाम्पल से समझना बेटा। सबसे पहले स्टेडीमेट का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक कार डीलर के पास गया, कार डीलर के पास गया और उसको जाके, मैं कौन हूं? बायर। उसको जाके मैंने मेरा पर्पज बता दिया, मैंने मेरा पर्पज बता दिया कि सर मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी है, मैं लंबी लंबी ड्राइविंग करता हूं, 300 किलोमीटर मेरी गाड़ी नॉन स्टॉप चलती है, मुझे कोई ऐसी गाड़ी दो जिस गाड़ी का इंजन गर्म ना होता हो और जो ट्रैवलिंग एंड टूरिंग पर्पज के लिए फिट हो, ऐसी गाड़ी सर मुझे आप दो। अब जो कार डीलर है, मान लो जगमोहन नाम है उसका, जगमोहन ने मुझे एक गाड़ी सजेस्ट करी कि सर आप गाड़ी ले जाओ हमारी ऑल्टो। मैंने पूरा विश्वास किया, अपना पर्पज सामने वाले को बता दिया, सामने वाले ने मुझे एक गाड़ी सजेस्ट करी कि आप गाड़ी ऑल्टो ले जाओ। कुछ दिन मैंने उसके विश्वास करने के ऊपर ये गाड़ी खरीद ली। कुछ दिन गाड़ी चलाने के बाद मुझे पता चला ये मेरे पर्पज के लिए गाड़ी फिट नहीं है, ये गाड़ी बहुत जल्दी हीट हो जाती है। जिस कंडीशन के ऊपर मैंने गाड़ी खरीदी थी और जगमोहन ने जिस चीज का मुझे वादा किया था वो कंडीशन ही मेरी पूरी ना हो, तो मेरा सवाल अब आप लोगों से ये है, आप जज हैं बेटा, क्या मैं इस गाड़ी को वापस करके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के अपनी गाड़ी के पैसे ले सकता हूं? हाँ जी, यस और नो? बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, क्योंकि जिस पर्पज के लिए आपने कोई चीज ली थी वो पर्पज ही पूरा ना हो, ये पर्पज था मेरा, जो मेरी चीज के लिए एसेंशियल था, मुझे करनी क्या है, ट्रैवलिंग, मैं गाड़ी किसके लिए ले रहा हूं, ट्रैवलिंग। तो अगर जो मेन कंडीशन है वही टूट जाती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी दफा गाड़ी तो, अभी से एग्जांपल में कंटिन्यू करता हूं बेटा, गाड़ी तो फिट थी, इंजन वगैरह कभी हिट नहीं होता था, पर उसका कभी कभार हॉर्न खराब हो जाता है। तो हॉर्न खराब हो जाता है, मैंने जगमोहन के पास किया कि फोन, भाई साहब आपकी गाड़ी का हॉर्न खराब है, हॉर्न खराब है, ये मेरे साथ गलत हुआ, मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के अपना प्राइस रिक्लेम करूंगा। क्या बेटा मैं ऐसा कर सकता हूं? हॉर्न का बजना, हॉर्न का बजना गाड़ी के अंदर एसेंशियल नहीं, एसेंशियल नहीं, कोलेट्रल है। अरे ये चीज, छोटी मोटी चीजें तो यार गाड़ी के साथ होती रहेंगी, कंपनी आपको वादा करती है आपके हॉर्न को रिपेयर कर दिया जाएगा, आपके हॉर्न को रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन इस छोटी सी बात के ऊपर आप हमारा क्या नहीं कर सकते, आप कॉन्टेक्ट को नहीं तोड़ सकते। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि जब मैंने सामने वाले के साथ कोई डीलिंग की थी, सेल परचेज की थी, तो जो जरूरी था, जिस पर्पज के लिए मैंने वो कॉन्टेक्ट किया था, उस पर्पज को बोलते हैं एसेंशियल कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन। और अगर मेरी वो कंडीशन टूट गई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ डालूंगा, मैं नहीं मानूंगा किसी की बात, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपना प्राइस क्लेम करूंगा। लेकिन अगर कोई वारंटी टूटी है, कोई वारंटी होती है, एसेंशियल नहीं, वर्ड आएगा कोलेट्रल, कोई सहायक बात में अगर गड़बड़ी आई है तो रिपेयर हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकती है, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, हॉर्न ना बजने की वजह से आपको जो भी दिक्कतें आई हैं, आप हमसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, आप हमसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ये सबसे पहले मैंने आपको स्टडीमेट का एग्जांपल दिया जो बुक के अंदर दे रखा है। चलिए, अब तक जितनी भी बातें करी है मैं साथ के साथ एक बार उनको रिवाइज करने का प्रयास करता हूं, और फटाफट रिवाइज कराऊंगा बेटा आपसे, मैं फटाफट रिवाइज आपसे कराऊंगा। जल्दी बताइएगा, अगर कॉन्टेक्ट साइलेंट है, अगर कॉन्टेक्ट कुछ ना बोले, तो टाइम ऑफ पेमेंट ज्यादा जरूरी होता है बेटे, या टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स ज्यादा जरूरी होती है? जल्दी जल्दी बताइए बेटा। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट में कल को एक्सप्रेसली कुछ अगर लिख दिया जाए तो फिर यही बात चलेगी या कॉन्ट्रैक्ट ही चलेगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब एक सेलर बायर को कोई सामान बेचता है तो वो कई सारी तरीके की बातें करता है, या तो वो बातें रिलेटेड बातें होती हैं जी सर, या वो बातें अनरिलेटेड होती हैं। क्या इन अनरिलेटेड को बेस बना के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है? रिलेटेड जो बातें होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, या तो वो कंडीशन बहुत जरूरी जिस पर्पज के लिए आपने काम किया था, या वो सहायक होती हैं। एक वर्ड होता कंडीशन, एक वर्ड होता वारंटी, एक वर्ड होता वारंटी। कंडीशन के लिए वर्ड आएगा हमेशा एसेंशियल, और वारंटी के लिए हमेशा वर्ड आएगा कोलेट्रल। ये वर्ड याद कर लो बेटा, कोलेट्रल। एसेंशियल होता बहुत ज्यादा जरूरी, कोलेट्रल जरूरी तो है लेकिन सहायक। अगर ये टूट जाए, अगर इसका ब्रिच होता है तो तुम्हें एक राइट मिलता है। किस चीज का राइट? फटाफट बताओ बेटा। अगर कंडीशन टूटती है तो तुम्हें एक राइट मिलता है, क्या? रेस्काइंड द, अब इंग्लिश में बोलेंगे राइट मिलता है, रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं एंड क्लेम कर सकते हैं, क्या? क्लेम फॉर प्राइस, अपना प्राइस क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर वारंटी टूटती है, कोई कोलेट्रल सहायक चीजें टूटती हैं तो ब्रेच ऑफ, यहां ब्रेच होती है, यहां भी आपको राइट मिलता है, यहां भी आपको राइट मिलता है, पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट नहीं मिलता। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो एक बार कंडीशन की डेफिनेशन याद करते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कंडीशन हो चाहे वारंटी हो, क्या मैं इन दोनों को इकट्ठा नाम स्टिपुलेशन दे सकता हूं? सोच के बताओ बेटा, क्या इनको मैं स्टिपुलेशन कह सकता हूं? है तो ये शर्त ही, बस ये ज्यादा जरूरी है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी कम जरूरी है तो ये स्टिपुलेशन के बच्चे। मैंने उस पेज पे आपको बताया था स्टिपुलेशन के दो बच्चे होते हैं, स्टिपुलेशन के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम रखा था बेटे मैंने कंडीशन, और एक का नाम रखा था मैंने वारंटी। अब हम इन डेफिनेशन को एग्जैक्टली याद करने का प्रयास करेंगे, फिर हम आपसे सुनूंगा। सबसे पहले कंडीशन की डेफिनेशन याद करते हैं। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, अब है तो ये स्टिपुलेशन ही, कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन, ओके सर। एसेंशियल, एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरा मेन पर्पज के लिए थी, मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ विच, ब्रेच ऑफ विच, अगर इस ये टूटी, ब्रेच ऑफ विच गिव अ राइट, मुझे तुरंत एक राइट मिलेगा,
गिव्स द राइट टू रेपुडिएट या रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। रेपुडिएट टेक्निकल वर्ड है तो आप रेस्काइंड यूज करते हैं। गिव्स द राइट टू रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। सर ये डेफिनेशन तो बड़ी खतरनाक है भाई, जिसको खतरनाक लगती है मैं क्या कर सकता हूं। ये दोनों है तो स्टिपुलेशन ही, कंडीशन इज स्टिपुलेशन। बिल्कुल क्या होती है, एसेंशियल। किसके लिए, मेरे मेन पर्पज। मेन पर्पज किसका, मेरे कॉन्ट्रैक्ट करने का। ब्रेच ऑफ विच, अगर ये टूटी, गिव ए राइट, मुझे एक राइट मिलेगा क्या, टू रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द प्राइस। क्या आपको कंडीशन की डेफिनेशन याद होगी बेटा? फटाफट एक बार मेरे को वारंटी की डेफिनेशन याद करके दिखाओ। वारंटी, वारंटी इज ए स्टिपुलेशन। सर ये भी स्टिपुलेशन है, बिल्कुल ये उसी के तो बच्चा है, बस वो ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा कम जरूरी है। शाबाश, वारंटी इज स्टिपुलेशन। यहां पे वर्ड था एसेंशियल, यहां पे वर्ड ले लो कोलेट्रल। कोलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, अब आगे ब्रेच ऑफ विच, यहां भी ब्रेच ऑफ विच था। इसका टूटना, ब्रेच ऑफ विच गिव ए राइट, मुझे क्या देगा, ए राइट टू क्लेम द डैमेजेस। अब की बार आप डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हैं। क्लेम द डैमेजेस इंस्टेड ऑफ, आपको क्या नहीं मिलेगा, रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट का राइट आपके पास नहीं आ सकता, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो कंडीशन एंड वारंटी की ये दो डेफिनेशंस थी, मैंने हल्का हल्का आपके दिमाग में डालने का पूरा प्रयास किया। दोनों स्टिपुलेशन है, यहाँ एसेंशियल वर्ड आएगा, यहाँ कोलेटरल वर्ड आएगा। ये मेन पर्पज के लिए एसेंशियल होती है, मेन पर्पज के लिए सहायक होती है। ब्रेच ऑफ विच, ब्रेच ऑफ विच, इसमें आपको रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। मैं फटाफट आपसे एक छोटी सी चीज, एक बात बताओ पहले, ये दोनों डेफिनेशन याद होगी बेटा आपको? पक्का? हाँ जी, हो गई शायद। अच्छा मैं कहता हूं आपसे एक बात, क्या बेटे कंडीशन टूटना, टूटी तो है कंडीशन, क्या मैं अपनी मर्जी से इसको वारंटी मानना चाहूं, वारंटी मानना चाहूं तो क्या मान सकता हूं? सर नहीं समझे, थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। अरे मेरा पर्पज तो फिट नहीं हुआ। अरे यार मैं किसी दुकान पे गया था, मैंने कहा चावल देना जी बासमती, मैंने स्पेसिफाई कर दिया था मुझे बासमती चावल चाहिए। मैंने कहा किस रेट का होगा, उसने कहा जी बासमती चावल ओरिजिनल जो होगा वो 400 रुपए किलो होगा जी। मैंने कहा जी दे दो, क्या दिक्कत है। मैं बासमती चावल के पैसे दे के घर चला गया, घर जाके मैंने चावल खोल के देखा तो खिचड़ी वाला किनकी चावल निकला। कौन सा चावल, किनकी चावल, बहुत छोटा, जिसका मार्केट के अंदर रेट कितना चल रहा है, 200 रुपए किलो। मैंने मेरा पर्पज बताया था मुझे बासमती चावल चाहिए, मैं सिर्फ वही खाता हूं। घर जाके देखा अगर वैसा चावल नहीं निकला तो फटाफट मुझे बताएं बेटा, ये कंडीशन टूटी है, वारंटी टूटी है। मैं चाहूं तो ये बासमती चावल वापस करके अपने सारे पैसे रिकवर कर सकता हूं, नहीं कर सकता? लेकिन मुझे ये मानने से भी कौन रोक सकता है, चल यार अब तो किनकी दे दिए, एक काम कर, 200 रुपए के भाव किनकी आते, मैंने आपको 400 रुपए दिए हैं, मेरे 200 रुपए वापस कर दे। 200 रुपए तो मेरे ये वापस कर दे। हाँ मैं ऑटो से गया और आया, देख भाई मेरा टाइम लग गया, 20 रुपए मुझे मेरे ऑटो का किराया चाहिए। दुकानदार ने मेरे को 220 रुपए पे कर दिए, 20 रुपए मैंने डैमेज के लिए लिए, 200 रुपए मेरे एक्स्ट्रा थे। ये रुपए लेके अगर मैं अपनी मर्जी से घर आ जाऊं तो कोई दिक्कत है? इसका मतलब कंडीशन टूटने पे ये कहीं जरूरी नहीं है कि जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा ही करेगा। ओ माय गॉड, इसका मतलब उसके पास दो राइट आ गए। सर जब कंडीशन टूटी है, कंडीशन टूटी है तो बायर के पास तो यहां पे दो राइट आ गए। बिल्कुल, दिल करे तो कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर दे, क्या कर दे, रेस्काइंड कर दे, और दिल करे तो कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड ना करके अपने डैमेज क्लेम कर ले। और मतलब दिल करे तो, अब यहां पे बायर के पास क्या है, मर्जी है, उसका दिल करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपना प्राइस ले लेगा, और दिल करेगा तो चल छोड़ यार, हो गया सो हो गया, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर लेगा। इसका मतलब अगर आपको पेपर में ये स्टेटमेंट दी जाए, क्या कंडीशन टूटना बायर अपनी मर्जी से वारंटी टूटना समझ सकता है, माना जा सकता है, तो आप कहेंगे यस, अगर उनके अंदर कंसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है तो जी। अच्छा मैं इसका रिवर्स लेता हूं, क्या वारंटी का टूटना, क्या वारंटी के टूटने को कंडीशन का टूटना माना जा सकता है? भाई बड़े से छोटा रूप हो सकता है, छोटे से बड़ा नहीं किया जा सकता। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, वारंटी का टूटना कंडीशन नहीं मानी जाएगी, हाँ कंडीशन का टूटना वारंटी माना जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई बेटा?
अब करते हैं चैप्टर स्टार्ट। सर चैप्टर अब तक स्टार्ट नहीं हुआ था, अब तक तो बेस बन रहा था। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर जो आप ये कंडीशन 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 चिल्ला रही है, कंडीशन एग्जैक्टली है क्या? इन कंडीशन का हमें डिटेल में लेके जाओ। बेटा कंडीशन दो टाइप की होती है। कंडीशन दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सप्रेस कंडीशन, एक होती है इंप्लाइड कंडीशन। सर कसम से मजा आ रहा, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। कंडीशन दो टाइप की होती है, एक्सप्रेस कंडीशन, इंप्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस वो जिनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम ही बोलकर या लिखकर स्पेसिफाई कर दिया गया है, बता दिया गया है, वो एक्सप्रेस कंडीशन। और जिनको ना बोला गया ना लिखा गया, प्रिज्यूम कर लिया जाता है, किसके द्वारा? लो के द्वारा। जिनको लो के द्वारा प्रिज्यूम कर लिया जाता है, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है इंप्लाइड कंडीशन। झगड़े कभी भी यहां नहीं होते। सर क्यों? हर चीज स्पेसिफाई कर रखी है। सारे झगड़े कहां होते हैं? यहां, क्योंकि गुमनाम है, गुंगी है। लो प्रिज्यूम कुछ करता है और हम उस चीज को मानते नहीं, तो जितने भी केस स्टडी आएंगी आपको इंप्लाइड कंडीशंस पे आएंगी। फटाफट मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, कंडीशन कितने टाइप की? कौन सी? या तो एक्सप्रेस या इंप्लाइड। बोल के या लिख के, एक्सप्रेस इस पे कभी झगड़ा नहीं आएगा। और जो इंप्लाइड है वो कौन सी होती है? ना बोला गया ना लिखा गया, मान लिया गया, किसके द्वारा? सर ये इंप्लाइड कंडीशन के कुछ एग्जांपल आप हमारे सामने रख सकते हो? हम तड़प रहे हैं, हम इंप्लाइड कंडीशन के लिए सर तड़प रहे हैं, प्लीज बता दो सर। ओके, सबसे पहली इंप्लाइड कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल, हाँ सर इसका क्या मतलब है? कंडीशन एज टू टाइटल, अरे जो सामान बेच रहा है हम मान के चलेंगे उसके पास बेचने का राइट है, क्या ये भी लिखने की जरूरी बात? क्या ये भी बात बोल बोल के बताई थोड़ी ना जाएगी? अरे ये तो लो के द्वारा प्रिज्यूम किया जाता है कि जो सेलर है उसके पास एक राइट होगा, उसके पास मालिकाना हक होगा, क्या चीज बेचने का। अब ये बात कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखनी या पूछनी जरूरी है? हम किला रोड पे जाते हैं तो क्या वहां जो दुकानदार होते हैं उनसे पूछते हैं, भाई साहब क्या आपके पास इस चीज को बेचने का राइट है? वो उल्टा घुमा के देगा, कहेगा ऐसे थोड़ी ना बैठा हूं। तो चीज मान ली जाती है क्या, कि जो बंदा सामान बेच रहा है उसके पास कंडीशन टू टाइटल, बेचने का राइट है, उसके पास बेचने का राइट है, वो उस चीज का मालिक है, या मालिक नहीं है तो वो ऑथराइज्ड एजेंट है, उसके पास बेचने का राइट है। सर इसका एग्जांपल देना। गुरमीत है दुकानदार, वेद कौन है? बायर। मैंने गुरमीत ने OLX पे या कहीं पे दुकान पे किला रोड पे एक बाइक रख रखी थी, स्प्लेंडर बाइक, और रेट रख रखा था 15,000 रुपए। नॉर्मली ऐसी बाइक भाई साहब 20-25 हजार रुपए की आती है, मेरे को बाइक सस्ती लगी तो मैं 15,000 रुपए गुरमीत को पे करके बाइक अपने घर ले आया। यहां तक कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये सेलर, मैं बायर, इसने बेचा, मैंने लिया, मैंने पैसे दे दिए। अब ये मैं पूछूंगा थोड़ी ना कि गुरमीत तेरे पास इस बाइक को बेचने का राइट है या नहीं है। ओके सर। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद पुलिस हमारे घर आई, घर खुलवाया, कहती बाइक कहाँ है? मैंने कहा जी किस चीज की? कहती बाइक कहाँ है? 3-4 तो रेप सीधे गुद्दी में दिए और बाइक उठा के ले गए। क्या पुलिस बाइक उठा के ले जा सकती है बेटा? और पुलिस के साथ पीछे गंगाराम खड़ा था। ये गंगाराम उस बाइक का रियल ओनर था। मेरे से, घर से मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरी बाइक निकाल के गंगाराम को पकड़ा दी। मैंने पुलिस से पूछा गंगाराम को क्यों दी जी? कहता ये बाइक किसकी है? मैंने कहा मैंने गुरमीत से ली है। कहता वो 1 नंबर का चोरू चक्का है। मैंने कहा चोरू चक्का है? अब ये बाइक ले गया, मेरे 15,000 रुपए गुरमीत ले गया। मुझे फटाफट बताओ इन 15,000 रुपए का क्या मैं गुरमीत से रिकवर कर सकता हूं? बेटा वारंटी टूटी या कंडीशन टूटी, और कंडीशन भी एक्सप्रेस टूटी या इंप्लाइड टूटी। अब गुरमीत मेरे को क्या बोल रहा है कि भाई साहब आप लोग जानते भी या नहीं जानते? मैंने कहा क्या? बोला मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कहां लिख के दे रखा था मैं इसका मालिक हूं। मैंने कब बोला था मैं इस बाइक का मालिक हूं? मैंने सिर्फ ये बोला था बाइक 15,000 रुपए की, आपको पसंद आई आप ले गए। मैंने कब बोला? मां कसम मैंने तो एक बार भी नहीं कहा मैं इसका मालिक हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? भाई तुझे लो आती है नहीं आती? अगर तू कोई चीज बेच रहा है तो हमारे सर ने हमें पढ़ा रखी है कि इंप्लाइड कंडीशन होती है कि जो सामान बेच रहा है उसके पास उसको बेचने का राइट है। जब तेरे पास गधे राइट ही नहीं था तो क्यों बाइक मेरे चेप रहा था? भाई फटाफट मेरे क्या दे, 15,000 तो मेरे ये दे, और 3,000 रुपए जो मेरे बुद्धि में रेपटे लगे हैं मुझे उसके दे। तो मैं अपने प्राइस भी रिकवर करूंगा और उसकी वजह से जो मेरे को डैमेजेस हुए मैं वो भी रिकवर करूंगा या नहीं करूंगा?
मैंने पहला एक हल्का सा एग्जांपल दिया, कंडीशन एज टू टाइटल, इसका बोलना या लिखना जरूरी नहीं होता, मान लिया जाता है, प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि जो बंदा बेच रहा होगा उसके पास बेचने का राइट होगा। क्या आपको पहली इंप्लाइड कंडीशन समझ में आ गई? यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी इंप्लाइड कंडीशन, अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हें ऐसे रजिस्टर पे पढ़ना अच्छा लगता है या बुक से पढ़ना अच्छा लगता है? आगे से सारी क्लास रजिस्टर पे होंगी, बुक को साइड कर दो अब। चलिएगा, दूसरी इंप्लाइड कंडीशन क्या है? कंडीशन, और ये इंप्लाइड जब मैं बोल रहा हूं बेटा, मान लेना अभी एक बात, कि इनको बोलना लिखना जरूरी नहीं है, एक्सप्रेस नहीं होती, ये तो प्रिज्यूम होती है भाई सब, ये तो कॉमन बात है यार, जो बंदा बेच रहा होगा वो उसका मालिक होगा या उसके पास बेचने का राइट होगा। दूसरा कंडीशन एज टू सैंपल। सैंपल, सर ये बात थोड़ी सी जची नहीं, इसको सेल बाय सैंपल भी बोलते हैं। सेल बाय सैंपल, जब बेटा आप दुकान पे जाके थोड़ा सा बल्क में माल खरीदते हैं, बल्क में माल खरीदते हैं, तो वो आपको सारी गुड्स, अरे यार मैं किसी हलवाई की दुकान पे गया, मैं किसी हलवाई की दुकान पे गया और मैंने कहा जी बर्फी दिखाना। वो बर्फी एक छोटी सी दिखा के मैंने कहा जी ऐसे नहीं, हर बर्फी में से आधा आधा पीस मैं तोड़ूंगा खाऊंगा और आधा पीस आप वेट करना, मैं तो इतना तेज आदमी हूं जी, क्या पता बर्फी खराब हो, तो ऐसे बर्फी कोई चखने नहीं देगा। नॉर्मली तुम जाते हो तो क्या होता है, आपको एक छोटा सा पीस दिखा देते हैं, वो आप खा लेते हो, और अगर वो आपको टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, तो आप बोलते हैं जी 2 किलो डाल देना, 2 किलो डाल देना। एक बात बताओ, जो पीस आपको चखाया, जो पीस आपने टेस्ट किया, और उस पीस के बेस पे आप ये 2 किलो बर्फी अपने घर ले गए, और घर जाके आपने बर्फी खोली तो भाई साहब बदबू मार रही थी, वो बर्फी थी नहीं जो आपने दुकान पे खाई थी। फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा, क्या उन बर्फियों का वैसा होना जरूरी नहीं था जैसा आपको दिखाया गया था? इसका मतलब जो सैंपल आपको टेस्ट कराया गया था, जो सैंपल आपको दिखाया गया था, मां कसम गुड्स वैसी होनी चाहिए थी। अगर वैसी गुड्स नहीं है तो ये कंडीशन टूटी या वारंटी टूटी? मैं 2 किलो बर्फी का थैला उठा के दुकानदार के पास गया, मैंने कहा दुकानदार साहब ये बर्फी तो वैसी निकली ही नहीं, ये वैसी तो निकली ही नहीं जैसी आपने चखाई थी मुझे, जैसी आपने खिलाई थी। उसने कहा फिर मैंने कहा बोला था, और कहा ये चीज लिख रखी है कि हम जैसा सैंपल दिखाएंगे वैसी बर्फी निकलेंगी? कब बोला आपको, कब बोला आपको? मैंने कहा गधे, इम्प्लाइड कंडीशन है क्या? जैसा सैंपल दिखाओगे चीज वैसी निकलनी चाहिए। पकड़ इसको, ये 2 किलो बर्फी मैंने उसके मुंह में फेंक के मारी, और मुझे मेरा प्राइस मिल गया, और प्लस आने जाने का ऑटो का और मेरा टाइम का। फटाफट बताओ, क्या कंडीशन एज टू सैंपल समझ में आ गया या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम ऐसे ही यस सर बोलते रहो, मैं आगे चलता रहूंगा। एक लास्ट कंडीशन और समझा देते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मीटिंग का इतना ही टाइम रहा होगा, क्या और बचा हुआ है? कंडीशन एज टू क्वालिटी, क्वालिटी और फिटनेस। कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। अब यहां पे दो चीजों की बात करूंगा मैं, एक ब्रांडेड की, एक अनब्रांडेड की, एक ब्रांडेड की और एक अनब्रांडेड की। और इसके बारे में टॉपिक करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं। वैसे कोई चीज क्वालिटी वाइज आपके ऊपर सूट बैठेगी या नहीं बैठेगी ये जरूरी नहीं है। दुकानदार क्या बोलता है, भाई साहब जिस ब्रांड की मांगी थी मैं उस ब्रांड के लिए जिम्मेवार हूं। अरे आपने कहा था मुझे सीए सॉल्यूशन ब्रांड की टी शर्ट चाहिए, ब्रांड का नाम क्या है, सीए सॉल्यूशन ब्रांड की टी शर्ट चाहिए, तो भाई साहब मैंने वो टी शर्ट आपको दे दी। अब वो कपड़ा आपको दुखी कर रहा है तो मेरी गारंटी नहीं, आपने जो ब्रांड मांगा मैंने पकड़ाया, तो जो मैंने चीज आपको दी वो आपको फिट बैठेगी या नहीं बैठेगी, भाई हाथ जोड़ता हूं, मेरी गारंटी नहीं है। सर ओके, ये तो हो गया ब्रांडेड का मामला। दूसरा, एक बायर बहुत बेचारा मासूम सा जाके दुकानदार को बोलता है, सर मेरे को स्किन में खुजली होती है, कोई ऐसी टी शर्ट दें, कोई ऐसी टी शर्ट दें जो मेरी स्किन के लिए फिट बैठे, जो आपको बेस्ट लगती हो। आप 20 साल से इस चीज में इसी चीज के अंदर डील करते हैं, आप 20 साल से इसी प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, जो आप सजेस्ट करेंगे साहब मैं वो ले लूंगा। अब मैं सारा विश्वास कर रहा हूं सेलर पे। अब सेलर अगर मेरे को कोई भी आइटम देता है, अगर अब सेलर मेरे को कोई भी आइटम देता है, तो वो आइटम मेरे लिए फिट बैठना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको मेन कंडीशन बता रखी थी। हाँ, अगर इसने जानबूझ के मेरे को कोई उल्टा पुल्टा प्रोडक्ट पकड़ाया है, तो ये भी कंडीशन टूटना माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डेंटिस्ट ही होता,
अगर ये डेंटिस्ट ही होता और मैंने कहा साहब मेरे दांत टूटे हुए हैं, मेरे को एक नकली सेट दे दो जो मेरे दांतों में फिट बैठ जाए, इसने कहा भाई साहब ऐसा सेट दे दूंगा कि दांतों के अंदर कोई ये नहीं बता पाएगा ये नकली दांत है या असली दांत है। उसने वो दांत बेटा मेरे को पकड़ा दिए। घर आके जब मैंने वो सेट मेरे मुंह में डाला तो बेटा आधा जबड़ा बाहर था। मेरा मुंह भाई साहब बंद ही नहीं हो रहा यार। अरे भाड़ में गया ब्रांडेड अनब्रांडेड, क्या मैं सामान लेके वापस जाऊंगा नहीं जाऊंगा? अब मैंने दुकानदार को कहा भाई साहब मेरा तो मुंह भी बंद नहीं होता, याद जबड़ा बाहर है। उसने कहा आपने क्या मांगे? मैंने कहा मैंने नकली दांत मांगे। बोला मैंने क्या दिए? मैंने कहा नकली दांत दिए। उसने कहा आपने कौन सी कंपनी के मांगे? मैंने कहा सीए सॉल्यूशन के। कहता मैंने कौन सी कंपनी के दिए? सीए सॉल्यूशन के। भाग यहां से। मैं क्या बोलूंगा? ओ भाई भागता नहीं। अब जबड़ा जब तक फिट नहीं बैठेगा मेरे किस काम की? मेरा पर्पज ही पूरा नहीं हो रहा। तो जबड़ा फिट बैठने की चाहे कंडीशन हो चाहे ना, ये इंप्लाइड कंडीशन है। मान लिया जाएगा कि जो चीज आपने मुझे दी है वो मेरे पर्पज के लिए फिट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आई है नहीं आई? पक्की बात। इसी से मिलती जुलती एक और कंडीशन है, उन दोनों में हम कंफ्यूज होते हैं। ये जरूरी नहीं ईटेबल प्रोडक्ट में हो। ईटेबल प्रोडक्ट के अंदर एक होती है कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस सर ये कैसी कंडीशन है? ये ईटेबल चीज में, ड्रिंकेबल में, जिन चीजों को आप खाते पीते हैं, पोर्टेबल एंड ईटेबल्स प्रोडक्ट के लिए ये चीज यूज होती है। भाई मान लो क्लास के अंदर किसी बच्चे का वेट कम है, वो मेरे पास आता है, उसने कहा भाई साहब दूध देना 2 किलो। मैंने कहा दूध दे दिया। वो 1 महीने से 2 किलो 2 किलो 2 किलो दूध मेरे से डेली लेके जाता है, डेली पीता है। फिर 1 महीने बाद आया, कहता भाई साहब सारे दूध के पैसे वापस दो। मैंने कहा क्यों, किस बात की? कहता जिस दिन आपसे दूध लेना स्टार्ट किया था उस दिन मेरा वेट 32 किलो था। मैंने कहा अच्छा। कहता 1 महीना दूध खींच गया, मैं 60 किलो दूध पी गया आपकी दुकान से लेके, आज भी मेरा वेट कितना है? 32 किलो है। जब तेरे दूध से मेरे को कुछ फायदा ही नहीं हो रहा तो मेरे को सारे पैसे दे वापस। अब आप जज हैं बेटा, क्या इस बंदे को पैसे वापस मिलेंगे? भाई मैं उसको क्या बोलूंगा? ओ ज्यादा होशियार मत बन। तूने क्या मांगा? दूध। मैंने भी क्या दिया? दूध। तूने कौन सा मांगा? अमूल का। मैंने भी कौन सा दिया? अमूल का। अगर वो दूध अमूल का नहीं है तो मैं जिम्मेवार। अगर वो दूध नहीं है तो मैं जिम्मेवार। अगर वो दूध खराब था तो मैं जिम्मेवार। अब भाई तेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करी मेरे को ठेका थोड़ी ना तेरा। तो कोई खाने पीने की चीज आपकी बॉडी के अंदर फायदा ही फायदा करेगी ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सर एक कंडीशन तो है। बताओ क्या? फायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करना चाहिए। आपके दूध के अंदर टाइफाइड जर्म्स थे, वो दूध एक्सपायरी डेट वाला था और उस बंदे को दिखता नहीं था, और फिर आपने उसको दूध दे दिया और उस दूध के खाने पीने से उसको बुखार हुआ और बुखार होने के बाद वो मर गया। अब उसके घर वाले आपसे डैमेज क्लेम करेंगे नहीं करेंगे? सर आपने यहां पे डैमेज क्यों बोला? भाई उसको जीवित नहीं किया जा सकता, जीवित नहीं किया जा सकता। तो अब जितने भी जो भी उनको डैमेजेस उचित लगते हैं, जो कोर्ट को उचित लगते हैं, उतने उनसे रिकवर कर लिए जाएंगे। इसका मतलब यहां पे मैं एक चीज बोल के कंक्लूड करूंगा। ईटेबल चीज के अंदर या पोर्टेबल चीज के अंदर आपकी बॉडी के अंदर फायदा हो ये तो कोई जरूरी नहीं, पर नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान भी तो नहीं होना चाहिए। एक एक महीने 2-2 किलो दूध पीने से मैं मोटा ना हूं ये बात तो अलग है, लेकिन वो दूध होना तो स्वस्थ और सही चाहिए। इट मींस उसकी क्वालिटी का बेहतर होना बहुत जरूरी है। अगर उसकी क्वालिटी के अंदर कोई डाउट है और उस डाउट होने की वजह से मेरे शरीर में ओह शिट